नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रीमा, एक क्राइम रिपोर्टर। मैंने अपनी जिंदगी में कई हत्याएं देखी हैं, कई अपराधियों का सच उजागर किया है, लेकिन जो उस रात हुआ, उसने मेरी सोच, मेरी नींद और मेरा विश्वास सब कुछ बदल दिया। रात के ठीक 11:47 पर मेरे फोन पर एक अनजान कॉल आया। दूसरी तरफ से सिर्फ एक आवाज थी, भारी सांसें और एक वाक्य, मैं मरने वाला हूं और तुम्हें पता है किसने मुझे मारा है। मैंने सोचा ये कोई मजाक है, लेकिन अगली सुबह शहर के मशहूर बिजनेसमैन की लाश मिली और यहीं से शुरू हुआ वो खेल जिसमें हर चेहरा मासूम था, लेकिन हर दिल में छुपा था एक राज। मुझे नहीं पता था कि सच की तलाश मुझे वहां ले जाएगी जहां जिंदा लोग भी मरे हुए लगते हैं और मरे हुए लोग लौट आते हैं। अगर आप ये कहानी सुनने जा रहे हैं तो एक बात याद रखिए, हर कॉल उठाना जरूरी नहीं होता, क्योंकि कुछ कॉल आपकी जिंदगी बदल देते हैं। तो चलिए, मैं आपको सुनाती हूँ आखिरी कॉल की वो सच्चाई जिसे जानने के बाद शायद आप भी 11:47 का समय कभी नहीं भूल पाएंगे। आखिरी कॉल रात के ठीक 11:47 बजे रीमा के फोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आया। हेलो। दूसरी तरफ से सिर्फ भारी सांसों की आवाज आ रही थी और फिर धीमी फुसफुसाहट, मैं मरने वाला हूं और तुम्हें पता है किसने मुझे मारा है। रीमा का दिल जोर से धड़कने लगा। कौन बोल रहे हैं? लेकिन कॉल कट गया। अगली सुबह शहर के पॉश इलाके में एक मशहूर बिजनेसमैन आदित्य मेहरा अपने घर में मृत पाए गए। समाचार सुनकर रीमा के हाथ कांप गए। वही आवाज, वही नंबर। रीमा एक क्राइम रिपोर्टर थी। उसने तुरंत उस नंबर को ट्रेस किया। नंबर आदित्य मेहरा के नाम पर रजिस्टर्ड था, लेकिन पुलिस की रिपोर्ट कह रही थी मौत रात बजे हुई है। रीमा के दिमाग में सवाल गूंजने लगे, अगर मौत 10 बजे हुई तो 11:47 पर कॉल किसने किया? रीमा चुपके से आदित्य के घर पहुंची। घर में उसकी पत्नी नंदिनी, छोटा भाई करण और नौकर मौजूद थे। नंदिनी की आंखों में आंसू थे, लेकिन रीमा को कुछ अजीब लगा। नंदिनी के हाथ पर हल्की खरोंच थी, जैसे किसी ने जोर से पकड़ा हो। रीमा ने करण से पूछा, कल रात आप कहाँ थे? करण ने तुरंत जवाब दिया, मैं पार्टी में था। सब गवाह, नौकर बोला। साहब रात को अपने स्टडी रूम में थे, फिर गोली की आवाज आई। गोली? लेकिन पुलिस रिपोर्ट में गोली का जिक्र नहीं था, लिखा था हार्ट अटैक। रीमा समझ गई कुछ बहुत बड़ा छुपाया जा रहा है। स्टडी रूम की सच्चाई। रात में रीमा फिर से घर में घुसी। स्टडी रूम में उसे फर्श पर सूखे खून का हल्का दाग दिखा और दीवार पर गोली का निशान। अचानक पीछे से आवाज आई, तुम यहाँ क्या कर रही हो? रीमा मुड़ी। नंदिनी खड़ी थी, हाथ में पिस्तौल। आदित्य मुझे छोड़कर दूसरी औरत के पास जा रहा था। नंदिनी की आवाज कांप रही थी। उस रात झगड़ा हुआ, गुस्से में ट्रिगर दब गया। रीमा ने धीरे से कहा, लेकिन 11:47 की कॉल? नंदिनी की आंखें फैल गईं। मैंने कोई कॉल नहीं किया। तभी पीछे से ताली की आवाज आई। करण सामने आया, मुस्कुराते हुए। भाभी, आपने सोचा भी नहीं होगा, करण ने कहा। भैया की प्रॉपर्टी मुझे चाहिए थी। आपने गोली चलाई और मैंने सब रिकॉर्ड कर लिया। रीमा स्तब्ध रह गई। करण ने आगे कहा, भैया अभी जिंदा थे। मैंने उनका फोन लेकर तुम्हें कॉल किया ताकि शक तुम्हारे ऊपर जाए, और फिर मैंने उन्हें जहर दे दिया। नंदिनी रोने लगी, तुमने अपने भाई को मार दिया? करण हंस पड़ा, पैसे के लिए लोग क्या नहीं करते। करण ने पिस्तौल रीमा की तरफ तान दी। अब तुम दोनों यहां से जिंदा नहीं जाओगी। लेकिन तभी बाहर से पुलिस सायरन की आवाज आई।
रीमा मुस्कुराई। मैं लाइव रिकॉर्डिंग कर रही थी। उसने अपना फोन दिखाया। सब कुछ रिकॉर्ड हो चुका था। करण के चेहरे का रंग उड़ गया। करण गिरफ्तार हो गया। नंदिनी ने अपना गुनाह कबूल किया, लेकिन असली मास्टरमाइंड वही था जिसने लालच में अपने भाई की जान ली। रीमा ने अपने अखबार में हेडलाइन छापी, कातिल कौन? सच कभी छुपता नहीं। और उस रात 11:47 का समय रीमा कभी नहीं भूल पाई, क्योंकि उसे आज भी कभी कभी उसी नंबर से मिस्ड कॉल आ जाती है। रात के 11:47, फिर वही नंबर। रीमा के हाथ कांप गए। करण तो जेल में था, नंदिनी पुलिस कस्टडी में। तो फिर कॉल कौन कर रहा था? फोन उठाते ही वही भारी सांसें, और इस बार एक साफ आवाज, सच अभी अधूरा है। रीमा का दिल बैठ गया। अगले दिन रीमा ने करण से मुलाकात की। तुमने जेल से किसी को कॉल किया? करण हंस पड़ा। मैं पागल नहीं हूं। और हाँ, अगर कोई खेल रहा है तो वो मैं नहीं हूं। आदित्य की मौत के पीछे सिर्फ तुम और नंदिनी थे। करण की आंखों में एक पल को डर चमका। हम दो नहीं थे मतलब? लेकिन करण चुप हो गया। रीमा ने पुरानी रिपोर्ट फिर से देखी। मौत की असली वजह जहर और गोली दोनों, लेकिन टाइम ऑफ डेथ 2 बार बदला गया था। पहले 10 बजे, फिर 12:15 AM। किसने बदला? रिपोर्ट पर साइन था डॉ. विराज मल्होत्रा। अस्पताल की सच्चाई। रीमा अस्पताल पहुंची। डॉ. विराज घबराए हुए थे। आपने टाइम ऑफ डेथ क्यों बदला? विराज पसीना पोंछते हुए बोले, मुझे मजबूर किया गया था। किसने? विराज ने धीरे से कहा, आदित्य ने। रीमा के पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या मतलब? वो तो मर चुके थे। विराज ने कहा, नहीं, वो 11:30 तक जिंदा थे। और उन्होंने खुद कहा था, अगर मैं बचा नहीं तो सच्चाई बाहर मत आने देना। रीमा ने आदित्य के पुराने बिजनेस रिकॉर्ड खंगाले। उसे पता चला आदित्य कर्ज में डूबा था। उसने अपनी मौत का प्लान खुद बनाया था। नंदिनी के साथ झगड़ा जानबूझकर किया। करण को भड़काया। उसे पता था गोली लगेगी, लेकिन मरने से पहले उसने जहर खुद लिया, ताकि शक बंट जाए और बीमा की रकम परिवार को मिले। लेकिन खेल बिगड़ गया। करण ने लालच में सच में उसे खत्म कर दिया। रीमा ने फिर से फोन रिकॉर्ड्स देखे। 11:47 की कॉल जेल से नहीं, बल्कि एक प्राइवेट सर्वर से की गई थी। और वो सर्वर आदित्य की कंपनी का था। मतलब कॉल ऑन्टो शेड्यूल्ड थी। मरने से पहले आदित्य ने खुद सेट की थी, ताकि उसकी मौत एक रहस्य बन जाए और उसका नाम हमेशा जिंदा रहे। रीमा ने राहत की सांस ली। रहस्य खत्म हो चुका था। लेकिन उसी रात दरवाजे पर दस्तक हुई। रीमा ने दरवाजा खोला। बाहर कोई नहीं था। नीचे एक लिफाफा पड़ा था। उसमें एक फोटो, आदित्य मुस्कुराते हुए, और पीछे तारीख लिखी थी, आज की। रीमा की सांस रुक गई। फोन फिर बजा। 11:47। इस बार मैसेज आया, मृत लोग भी बदला लेते हैं। रीमा खिड़की की तरफ मुड़ी। सामने वाली इमारत की छत पर कोई खड़ा था और फिर अंधेरे में गायब हो गया। क्या आदित्य सच में मर चुका था, या ये सिर्फ शुरुआत थी? रात 11:47। घड़ी की सुइयां जैसे रीमा का मजाक उड़ा रही थीं। फोन फिर बजा। स्क्रीन पर वही नंबर। इस बार रीमा ने बिना डरे कॉल रिसीव किया। अब खेल खत्म करो। तुम हो कौन? दूसरी तरफ से धीमी हंसी आई। मैं वही हूं जिसे तुमने दफना दिया। रीमा के शरीर में सिहरन दौड़ गई। छत पर परछाई। रीमा तुरंत सामने वाली बिल्डिंग की छत पर पहुंची। चारों तरफ सन्नाटा था। अचानक पीछे से आवाज, तुम बहुत जिद्दी हो, रीमा। वह मुड़ी। उसके सामने आदित्य मेहरा, जिंदा, सांस लेते हुए, मुस्कुराते हुए। तुम तो मर चुके थे। आदित्य हंसा। जो दिखता है वही सच नहीं होता।
आदित्य ने सब बताया। उस रात उसने नकली खून और ब्लैंक गोली का इस्तेमाल किया। डॉ विराज उसके साथ मिला हुआ था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट फर्जी थी। असली लाश वो एक अनजान आदमी की थी जिसे आदित्य ने अपने जैसा दिखाकर सेट किया। लेकिन क्यों? रीमा ने पूछा। आदित्य की आंखें ठंडी हो गईं क्योंकि मैं सबको परखना चाहता था। देखना चाहता था कौन मेरा है, कौन मेरा दुश्मन। करण लालची था, नंदिनी बेवफा, और तुम आदित्य धीरे धीरे रीमा के करीब आया। तुम सच के पीछे भागती हो। मुझे तुम्हारी जरूरत है। रीमा पीछे हट गई। तुम पागल हो चुके हो। आदित्य ने कहा, नहीं, मैं आजाद हूं। बीमा की रकम मिल चुकी है। सब मुझे मरा समझते हैं। अब मैं नई पहचान के साथ नई जिंदगी शुरू करूंगा। सबसे बड़ा झटका, रीमा ने शांत आवाज में कहा, तो तुम्हें लगा तुम जीत गए। अचानक चारों तरफ लाइट्स जल उठीं। पुलिस छत पर आ चुकी थी। आदित्य चौंक गया, ये कैसे? रीमा मुस्कुराई, तुम बहुत चालाक हो, लेकिन मैंने स्टार्टिंग से ही शक कर लिया था। तुम्हारी आवाज उस आखिरी कॉल में डरी हुई नहीं थी, प्लानिंग वाली थी। उसने आगे कहा, और तुम्हारी कंपनी का सर्वर, वो बिना तुम्हारे पासवर्ड के कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता था। अंतिम पल आदित्य भागने लगा, लेकिन छत के किनारे फिसल गया। वह नीचे लटक रहा था, हाथ फिसलते हुए। उसने रीमा की तरफ देखा, मदद करो, मैं मरना नहीं चाहता। रीमा की आंखों में ठंडा सच था, तुम तो पहले ही मर चुके हो, कम से कम दुनिया के लिए। आदित्य का हाथ छूटा और वो अंधेरे में गिर गया। एंड या फिर अगले दिन अखबार की हेडलाइन थी, मरा हुआ आदमी सच में मर गया। करण और नंदिनी को सजा हुई। डॉ विराज भी गिरफ्तार हुआ। सब खत्म हो चुका था। लेकिन कुछ महीनों बाद रीमा के ऑफिस में एक पार्सल आया। अंदर एक सिम कार्ड और एक पर्ची, 1147। आखिरी सच अभी बाकी है। रीमा ने घड़ी देखी, 11:46। फोन बज उठा।